प्लानिंग के उद्देश्यों को समझने और प्लानिंग को परिभाषित करने के बाद आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग से संबंधित जो उसके प्रारूप हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, और ख़ासकर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो उन ऐसे देशों के लिए प्लानिंग की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं और कम रिसोर्सेज को लेकर के हमें डेवलपमेंट के जो हमारे उद्देश्य हैं, विकास के उद्देश्यों को पूरा करना होता है। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज, और हमें पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना है, हमें लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करना है, जो हमारी जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, उसे भी हमको कम करना है, जो रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ है, क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं, उन्हें भी हमें कम करना है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है। तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरी है, और वैसा किया भी गया। और स्वतंत्रता से पहले भी हमारे देश में प्लानिंग का विकास हो चुका था, जैसा कि आप जानते हैं, वो अलग से हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर, कि 1934 में ही एम विश्वेश्वरैया महोदय ने एक पूरी जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसमें ये तय किया था कि हम अगले 10 वर्षों में जो लोगों की आय है, इनकम है, उसको दुगुना करेंगे। तो वो शुरुआत जो है इंडिपेंडेंस से पहले ही हो चुकी थी। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्लानिंग की जरूरत भारत में कितनी थी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या प्लानिंग एक ही तरह से किया जा सकता है? क्या प्लानिंग के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं? तो यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि हर परिस्थिति में एक जैसा प्लान सफल नहीं होता है, और अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्लान्स की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग के कुछ टाइप्स निकलकर सामने आते हैं। इवन यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे प्लानिंग का एक टाइप है प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। इसी तरह का, ये जिस तरह से नाम है, इसी तरह का एक प्लान और है जिसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इंपरेटिव प्लानिंग। तो जब इसको डिटेल में अपन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन दोनों में समानता है। तो प्लानिंग का एक टाइप ये हो गया प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। प्लानिंग का दूसरा तरीका हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फिजिकल प्लानिंग, दो हो गए। तीसरा जो उसका प्रकार है वो आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड एनुअल प्लानिंग। और जो मैंने बताया कि ये जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन और प्लानिंग इंड्यूसमेंट है, इसी के जैसा ही, बल्कि यही सिर्फ शब्दों का अंतर है, इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इंपरेटिव प्लानिंग। ये जो इंपरेटिव है ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन जैसा है, और ये जो आपका इंडिकेटिव प्लानिंग है ये प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट जैसा है। फिर एक प्लानिंग का एक और प्रकार है डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग। डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग, रोलिंग एंड फिक्स प्लान, यानी रोलिंग प्लान एंड फिक्स प्लान। फिर एक प्लान आता है सेंट्रलाइज प्लान एंड डिसेंट्रलाइज प्लान, केंद्रीकृत योजना और विकेंद्रीकृत योजना। ठीक, तो ये प्लानिंग के अलग अलग स्वरूप विकसित हो जाते हैं। तो इन प्लानिंग के स्वरूप को समझने के लिए हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्लान जो बनाया जाता है वो हर परिस्थिति में एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए, रिसोर्सेज का अलग अलग आकलन करते हुए, समस्याओं को, उद्देश्यों को अलग अलग तरह से स्टडी करते हुए हम अलग अलग तरह का प्लान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर एक प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट लिखा हुआ है। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन मतलब एक निश्चित दिशा में हमको पूरी इकोनॉमी को ले जाना है, यानी हमने प्लान ऐसा बनाया है जो ऊपर से बनाया गया है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड वे में बनाया गया है, केंद्रीकृत रूप से बनाया गया है, और उस प्लान को
हमें निचले स्तर तक ले जाना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? ये जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन होगा, प्लानिंग बाय डायरेक्शन, इसमें एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये सोशलिस्ट जो सोसाइटी होती है, यानी जो समाजवादी समाज होते हैं, उनकी ये एक विशेषता होती है, समाजवादी समाज की एक विशेषता होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, नो लेसेस फेयर। लेसेस फेयर मतलब क्या होता है? अहस्तक्षेप। और अहस्तक्षेप मतलब क्या होता है? लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप। तो जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होगा तो वो लेसेस फेयर कहलाता है। लेकिन जब आप प्लानिंग बाय डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां पर लेसेस फेयर नहीं है, यानी सरकार हस्तक्षेप करेगी। सरकार हस्तक्षेप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने केंद्रीय स्तर पर पूरी योजना बना ली है और उस योजना के तहत ही काम करना है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हो, चाहे एनजीओज हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जो जिनको भी काम करना है वो उस प्लानिंग के तहत ही चलेगा। तो एक तो सोशलिस्ट सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, दूसरा लेसेस फेयर इनमें नहीं पाया जाता है, तीसरी चीज एक सेंट्रल ऑथोरिटी होगी। जब डायरेक्शन, प्लानिंग बाय डायरेक्शन होगा तो उसमें एक सेंट्रल ऑथोरिटी होगी और वो सेंट्रल ऑथोरिटी जो है वो प्लान बनाएगी, योजना बनाएगी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइड करेगी। जो देश की अन्य संस्थाएं हैं उनको वो निर्देशित करेगी और जो टारगेट है, जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग उनको निरंतर मोटिवेट करती रहेगी, प्रोत्साहित करती रहेगी और इस तरह से योजना के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। खासकर ऐसे समाज जहां पर कि समाजवादी व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया जाता है, खासकर जैसे भारतीय संविधान में भी समाजवाद को महत्व दिया गया है, यानी कि लोगों में समानता का स्तर लाने के लिए, इक्वालिटी लेवल लाने के लिए जो अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं, अलग से कोशिश की जाती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली, सोशियली, ये सब चीजों को ध्यान में रखने वाला जो समाज होगा वहां पर हमको जरूरत होगी प्लानिंग बाय डायरेक्शन की। दूसरी बात, इसमें लेसेस फेयर नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार हस्तक्षेप करेगी। यानी कि सरकार हमेशा ये गाइड करेगी कि जो हमने योजना बनाई है, प्लान्स बनाए गए हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो नो लेसेस फेयर होता है और एक सेंट्रल ऑथोरिटी होती है जो प्लान्स बनाती है और प्लान बना करके उनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए देश के अंदर सभी संस्थाओं को गाइड करते हैं। फिर अब इसी का एक दूसरा हिस्सा देखते हैं। एक तो हो गया प्लानिंग बाय डायरेक्शन और दूसरा है प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट क्या होता है? ये मार्केट जो ओरिएंटेड जो इकोनॉमी होती है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, उस इकोनॉमी में ये इंड्यूसमेंट प्लानिंग की जरूरत होती है। इंड्यूसमेंट मतलब होता है इंडिकेटिव, जैसे यहां पर भी एक प्रकार है इंडिकेटिव प्लानिंग, वो भी इसी का जो है इंड्यूसमेंट का ही दूसरा नाम है। या तो बोले इंडिकेटिव प्लानिंग या बोले इंड्यूसमेंट प्लानिंग। तो इंड्यूसमेंट में क्या होता है कि वो ऐसे समाजों में जहां पर की इकोनॉमी ओपन है, यानी अर्थव्यवस्था में जो है एक तरफ पब्लिक सेक्टर भी है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर भी है। जैसे भारतीय इकोनॉमी में क्या है, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी हम महत्व दे रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी बने हुए हैं और बहुत सारे इकोनॉमी ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर यानी कि मार्केट का बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत सारे जो काम हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो ऐसे देशों में जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है वहां पर सरकार बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रखती, वहां पर लेसेस फेयर का उपयोग किया जाता है। सरकार अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है। क्या करते हैं फिर? तो
तो सरकार क्या करती है कि जो निजी संस्थाएं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके लिए एक पर्टिकुलर पॉलिसीज बनी रहती है, पहले से ही नीति तय रहती है और सरकार कहती है कि हमें इन उद्देश्यों को, इन नीतियों को पूरा करना है। अगर आप उन नीतियों को पूरा करने के संदर्भ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई एक तो देश की योजना जो है, उस योजना या नीति को पूरा करने में मदद मिलेगी और दूसरी बात आपकी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहेगी, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब लेसेस फेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जब निजी संस्थाओं को, प्राइवेट संस्थाओं को उनके अकॉर्डिंग काम करने की छूट दी जाती है, लेकिन छूट दी जाती है उनके अकॉर्डिंग काम करने की, लेकिन एक दायरे में, एक लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है? सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके दायरे में रहते हुए उनको काम करना है। तो ये एक तरह से ऐसा है कि नो कंपल्सन बट परसुएशन। कंपल्सन नहीं है, मजबूरी नहीं है, लेकिन परसुएड करती है सरकार, समझाती है कि भाई आपका भी भला होगा। अगर लोगों का हित हो रहा है आपको कोई काम करने से, भले आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने कोई नीति बनाई है पब्लिक वेलफेयर के लिए और इसमें आपका सहयोग मिल रहा है, तो इससे जनता का भी भला हो रहा है और अल्टीमेटली देश का भला हो रहा है, अल्टीमेटली उन संस्थाओं का भी भला हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट में नो कंपल्सन बट परसुएशन, उनको समझाने की कोशिश की जाती है। और जितने भी हमारी मार्केट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक तरह की एक लिबर्टी उनको मिली रहती है। तो ये लिबर्टी का लाभ लेते हुए और लेसेस फेयर का इस्तेमाल करते हुए, डेमोक्रेटिक तरीके का उपयोग करते हुए जब प्लान बनाया जाता है तो उसे कहते हैं प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। भारत में भी 1991 से पहले जो है प्लानिंग बाय डायरेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमी में आ गए, अलग अलग सेक्टर्स में उनकी भी भूमिका, उनका भी रोल बढ़ा, तो सरकार ने भी थोड़ी सी छूट दी। और प्लानिंग तो ठीक है, प्लानिंग अपनी जगह पे चलती रही, लेकिन जो निजी संस्थाएं हैं उनसे सहयोग लेने के लिए उनको परसुएड करने की कोशिश की, ऐसी नीतियां बनाई और उनको समझाया कि भाई आप हमारी इन नीतियों, इन योजनाओं के तहत अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, मदद कीजिए हमारी। और इसी के संदर्भ में आपने देखा होगा जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी के तहत आपने देखा होगा कि निजी संस्थाओं, प्राइवेट सेक्टर्स को भी कहा गया कि आप रूरल एरियाज में भी अपने इंस्टीट्यूशंस खोलिए। उन्होंने नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, लक्ष्य तय किया और उस टारगेट के मुताबिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी तय कर दिया कि ठीक है, आप शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में बिजनेस करते हैं, अगर आप अपना 100% बिजनेस अभी तक शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में ही करते हैं, तो भाई थोड़ा बिजनेस अब आगे से आप रूरल एरियाज में भी कर लीजिए। 20% जो है आप अपना बिजनेस जो है रूरल एरिया में कर लीजिए, आपके कुछ ऑफिस रूरल एरियाज में भी होने चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों सरकार करती होगी? तो इसलिए कि भाई देखिए, अगर सारे जो सेक्टर्स हैं, अगर अर्बन एरियाज में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बन एरियाज में ही पब्लिक सर्विसेज यानी कि सर्विस सेक्टर काम करेगी, तो रूरल एरियाज के लोगों को जॉब कैसे मिलेगा? फिर वहां से क्या होगा, रूरल एरिया के लोग क्या होंगे, माइग्रेट होंगे, है ना, एक दो जगह से माइग्रेट होकर के दूसरी जगह आ जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट करना पड़ता है। यू हैव टू मेक प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। तो यहां पर जो खास बात निकल के सामने आई कि जो सरकार जो नीति बनाती है, जो योजना बनाती है, जो उन्होंने ये प्लानिंग के तहत जो भी कार्यक्रम बनाए, उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार
गवर्नमेंट जो है वो मजबूर नहीं करती निजी संस्थाओं को, लेकिन कुछ ऐसे गाइडेंस तय करती है, ऐसे गाइडलाइंस तय कर देती है कि ये कोशिश रहती है कि उस गाइडलाइन का पालन हो, और वो सेक्टर जहां पर इन चीजों का पालन नहीं हो रहा है वहां पर परसुएशन की आवश्यकता होती है। तो इनसे क्या निकल करके आया कि प्लानिंग के दो तरीके हो सकते हैं। एक वो जो सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए प्लानिंग बाय डायरेक्शन हो सकता है, और जो मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी है जहां पर कि निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का महत्व ज्यादा है, वहां पर इंडिकेटिव या फिर प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट हो सकता है। तो अब दूसरे प्लानिंग के दूसरे टाइप पर चलते हैं। एक दूसरा प्रकार है प्लानिंग का, उसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और द फिजिकल प्लानिंग। अब बहुत आसान है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा मुख्य पर्पस रहेगा रिसोर्सेज एलोकेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो रिसोर्सेज एलोकेट होगा वो फाइनेंशियल फॉर्म में होगा, मनी फॉर्म में होगा। यानी कि जो भी प्लान बनाएंगे उन सबके उन योजना का अल्टीमेटली ये देखेंगे कि उसमें पैसा कितना लग रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, पैसा कहां से आएगा, इनकम कहां से होगी और खर्च कहां करेंगे। तो क्या हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी सच टाइप ऑफ प्लानिंग इन विच द मोर फोकस इज मेड ऑन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड द गुड्स। यानी कि जो वस्तु या सेवा जो हमें लोगों तक पहुंचाना है उसके लिए हम मॉनेटरी वैल्यू पर जब ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि सरकार उस तरह की योजना बनाएगी, तो वो हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। और फिजिकल प्लानिंग में क्या होगा? रिसोर्सेज। जब सरकार का फोकस किस पर रहेगा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल। मैन, मनी एंड मटेरियल। फिजिकल प्लानिंग से मतलब ये है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल। यानी कि हम एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन ऐसे कर रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज आल्सो द रिसोर्स। मनी भी एक रिसोर्स है, और मटेरियल जो हमारे देश में जो भौतिक वस्तुएं उपलब्ध है वो भी एक रिसोर्स है। तो जब मैन, मनी और मटेरियल को ध्यान में रख करके प्लानिंग बनाएंगे, उसको ज्यादा फोकस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड द फिजिकल प्लानिंग। तो प्लानिंग के अब देखिए पहले वाले में क्या था? पहला था प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। दूसरा क्या हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग, और फिर क्या हो गया? फिजिकल प्लानिंग। अब तीसरे को देखते हैं, पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड एनुअल प्लानिंग। एक और नाम से थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है और आसानी से आप याद रख सकते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव मतलब होता है प्लान बनाने का वो तरीका जो लंबे समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 साल के लिए प्लानिंग करेंगे। प्लान करने का वो तरीका जब हम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए योजना बनाएंगे तो उसे क्या करते हैं? कहते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग मींस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लंबे समय तक के लिए बनाई गई योजनाओं को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। ठीक, अब इसी को, अब पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या हो गया? लंबे समय तक के लिए। लेकिन अगर हमने कोई बहुत लंबे समय के लिए योजना बनाई है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में भी तो बांटना पड़ेगा कि उस 15 साल तक की जो योजना है हमारी, कि मान लीजिए हमने तय कर लिया कि वर्तमान में भारत में जो शिक्षा का स्तर है, लिटरेसी लेवल है, मान लीजिए वो ऑल पूरे इंडिया में सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए कितना है? 74% है। मान लीजिए 74% है, और हमने ये तय कर लिया कि 2035 तक, 2035 तक जाते जाते ये 100% हो जाना चाहिए। वैसे ये बहुत लंबा समय है, आप इसे और कम कर सकते हैं, 2030 तक ये 100% हो जाना चाहिए। तो अब ये यानी कि 74% से 100% तक जाने के लिए हमने 10 साल का समय तय कर दिया। लेकिन उस 10 साल को अगर हम एक एक साल में बांट दें तो क्या होगा कि एक एक साल वाली जो प्लानिंग होगी वो एनुअल प्लानिंग हो जाएगी, और उस लक्ष्य को जो 100% हासिल करने का जो लक्ष्य का जो प्लान हो गया वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग हो गई। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अंदर भी छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जिसे हम एनुअल प्लानिंग के रूप में देख सकते हैं।
ठीक। और इसी पर्सपेक्टिव प्लानिंग में थोड़ा मिड टर्म प्लान भी कई बार बना लेते हैं, जैसे 5 साल के लिए प्लान बना लिया, 3 साल के लिए बना लिया, 4 साल के लिए बना लिया, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बन गया कि भाई हमें 2030 में ये लक्ष्य हासिल करना है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये हमारे छोटे छोटे स्टेप होंगे। तो बीच में अगर कहीं कुछ दिक्कत भी आई, एक साल में अगर कुछ दिक्कत आई, तो अगले साल में आप उसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लान अपनी जगह पर अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एनुअल प्लान का भी होना जरूरी हो जाता है। तो ये भी एक प्लानिंग का हमारे पास एक टाइप हो जाता है। एक और टाइप है जिसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इंपरेटिव प्लानिंग। तो मैंने अभी आपको बताया इंडिकेटिव और इंपरेटिव प्लानिंग जो होता है, ये प्लानिंग का जो तरीका होता है, ये वही है जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन है और प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट है, बस शब्दों का अंतर है। अब मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि ये शब्द में क्या इसमें आता है। देखिए, प्लानिंग बाय डायरेक्शन ये है इंपरेटिव प्लानिंग। प्लानिंग बाय डायरेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, सरकार डायरेक्ट कर रही है, निर्देशित कर रही है, केंद्रीय संस्थाओं ने योजना बनाई है, उस योजना के अकॉर्डिंग ही जितने भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रम है, उनको काम करना है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो। जो योजना है उस योजना के अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा। तो कैसा हो गया, ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन, और यहां पर ये हो गया इंपरेटिव प्लानिंग। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन या इंपरेटिव, हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक योजना, यानी कि केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा बनाई गई योजनाओं को जब सरकार की विभिन्न संस्थाओं या निजी संस्थाओं को निर्देशित करके पूरा करवाने की कोशिश की जाती है, इसमें अधिक लिबर्टी नहीं होती है, तो ऐसी संस्थाओं को, ऐसे प्लानिंग को इंपरेटिव प्लानिंग या प्लानिंग बाय डायरेक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ जब हम प्लान इस तरह से बनाते हैं कि प्लान तो ठीक है बन गया, अच्छा प्लान बनाते समय भी थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाता है, मतलब जो निचली संस्थाएं हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है, बातचीत की जाती है, पूछा जाता है आपकी समस्या क्या है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है कि थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में काम होता है, ज्यादा प्रजातांत्रिक होता है। और लेकिन ये जो प्लान होता है ये मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी जो होता है, यानी कि बाजारीकृत अर्थव्यवस्था, मार्केट ओरिएंटेड जो इकोनॉमी होती है, ये ज्यादा वहां पर यूज होता है। यहां पर क्या करते हैं, चूंकि यहां पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं, सरकारी भी होंगी, पब्लिक सेक्टर भी होंगी, लेकिन निजी संस्थाओं का महत्व ज्यादा होता है, तो वहां पर कंपल्सन नहीं किया जाएगा, उनको परसुएड किया जाएगा, उनको थोड़ी लिबर्टी दी जाएगी। हाँ, एक गाइडलाइन तय कर दिया जाएगा कि आपको इस गाइडलाइन के अंदर काम करना है, तो अच्छी बात रहेगी। तो ये देखिए, ये हो गया इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग यानी कि हमारा प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, और इंपरेटिव प्लानिंग मतलब प्लानिंग बाय डायरेक्शन। हाँ, ये जो इंडिकेटिव प्लानिंग है यानी कि जो प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट है, ये फ्रेंच सिस्टम का एक एग्जांपल है, यानी फ्रांस में ये प्रणाली काफी विकसित थी, और वहीं से जो है ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जिसमें निजी संस्थाओं को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि उनको, उनसे मदद ली जाती है, और उनको निर्देशित करने के बजाय उनको परसुएड करके, उनको बता करके, उनको समझा करके उनसे मदद लेने की कोशिश की जाती है। हाँ, अगर वो पूरी तरह से सरकार की नीतियों, योजनाओं या लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरत होगी निर्देशित करने की, तो वो अगर जरूरत होती तो सरकार करेगी, अन्यथा केवल इंड्यूसमेंट या इंडिकेटिव तरीके से ही काम चल जाएगा। तो ये फ्रेंच सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर अब जो एक प्लानिंग का एक अन्य टाइप है वो है डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, प्रजातांत्रिक। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्लान बनाते समय जो निचले स्तर की संस्थाएं हैं या जो देश के लोग हैं, उनके विचारों को भी महत्व दिया जाए, उनसे विचार लिए जाएं, उनके जो नीचे की संस्थाएं हैं उनसे भी पूछा जाए कि आपकी समस्या क्या है, आप किस तरह का प्लान चाहते हैं। तो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक प्लानिंग। मतलब प्लान भले ही ऊपरी तौर पर बन रहा है, लेकिन सभी संस्थाओं को, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे इसी को आप अब इंडियन पर्सपेक्टिव में समझ लें
जैसे मान लीजिए वर्तमान में जैसे नीति या आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है, लेकिन सपोज करिए कि वो योजना बनाने का काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर, लेकिन जब वो योजना बना रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतों की समस्या क्या है। पूरे देश के ग्राम पंचायतों से उन्होंने पूछा कि आप अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए आपके पास क्या योजना है, चलिए आप बताइए आपकी योजना क्या है। तो आप शिक्षा कैसे बढ़ाना चाहते हैं, सड़क कैसे बनाना चाहते हैं, पानी की व्यवस्था कैसे करना चाहते हैं, आपके यहाँ हेल्थ की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट कैसे करना चाहते हैं, या लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। अब हर एक ग्राम पंचायत, हमारे देश में जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सभी ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जो है आगे बढ़ाया अपनी प्लान को, अपनी योजना को उन्होंने जो तय किया। उन पंचायतों ने जो योजनाएं तय की उसको सबको कलेक्ट करने का काम किया। मान लीजिए हमारी तहसीलों ने, हमारी जो तहसीलें हैं जिसमें बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, उन्होंने उसको कलेक्ट किया। और जितनी भी देश में जितनी भी तहसील है, तालुका है, उन सभी लोगों ने क्या किया, उन पंचायतों की योजनाओं को कलेक्ट कर लिया और फिर अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप योजना बना ली। फिर क्या हुआ, उन तहसीलों की योजनाओं को जिला स्तर पर बना लिया गया। पूरे जिले में बहुत सी तहसीलें होंगी, उन तहसीलों से निकाल के पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लान बन गई। पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्लान से पूरे स्टेट का प्लान बन गया और स्टेट के प्लान को लेकर के ये प्लान जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लान बनाने की, उसके पास पहुंच गया। अब देखिए इस प्लान में सभी निचले स्तर की संस्थाओं को भी महत्व दिया गया, यानी एक पंचायत में काम करने वाले व्यक्ति को भी गांव में रहने वाले व्यक्ति की सोच का भी उस पर असर पड़ रहा है। तो ये जो प्लान हो गया, ये प्लान क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक प्लानिंग। अब इसका दूसरा, लेकिन इसमें क्या होता है, वक्त बहुत लगता है, समय बहुत लगेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्लानिंग है, सबसे पूछेंगे, सबका अपना अपना सोच होगा। फिर एक नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट का प्लान और एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट का प्लान, एक मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट का प्लान, एक तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट का प्लान। जरूरी नहीं सब एक जैसा हो, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होंगी, अलग अलग जरूरतें होंगी, अलग अलग परिस्थितियों में वो लोग प्लान को बना रहे होंगे। तो सबको कंट्रोल करके, सबको कोऑर्डिनेट करके जो है प्लान बनाना पड़ता है। तो इसी कारण से डेमोक्रेटिक प्लानिंग जो होता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इससे जो प्लान बनेगा वो ज्यादा रेलिवेंट होगा, ज्यादा तार्किक होगा और ज्यादा लोगों तक इसका फायदा मिलेगा। और एक बार प्लान अगर अच्छे से बन गया तो इंप्लीमेंट करने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो प्लान बना है वो उन परिस्थितियों के अनुरूप बना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का प्लान बनाने में चूंकि समय बहुत लगता है, और फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि जो निचले स्तर से जो छोटे छोटे प्लान बन के आते हैं, अब चूंकि लोग इतने समझदार नहीं होते, हर परिस्थितियों का उन्हें ज्ञान नहीं होता, तो कई बार वो बात नहीं भेज पाते या नहीं बता पाते हैं एक्चुअली जो चाहिए। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हर एक पहलू पर नजर डाल के, हर एक परिस्थिति को समझ करके वो प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो प्लान बन रहा है वो उन्हीं लोगों, वही कुछ लोगों के द्वारा बन रहा है। टोटलिटेरियन यानी जो प्रभुत्वशाली, जिनके हाथ में सत्ता है, पावर है, वही लोग वो प्लान बना रहे हैं। तो क्या हो गया, टोटलिटेरियन प्लानिंग। यानी वो लोग, वो थोड़े से लोग जो मान के चल रहे हैं कि पूरे देश की परिस्थितियों को उन्होंने समझ लिया है, उन परिस्थितियों के अनुरूप वो योजना बनाने की उनमें क्षमता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग योजना बना के और फिर उसे लागू करने की कोशिश करते हैं। उल्टी प्रक्रिया। अभी चल रहा था नीचे से ऊपर की ओर, अब क्या हो गया, ऊपर से योजना बना दी और सबको बोला कि हमने योजना बनाई है, आपके लिए बिल्कुल फिट है, आप उसे लागू कीजिए। अब वो सही है या गलत है ये नीचे में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि जो हमने प्लान बना दिया है उसे लागू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा टोटलिटेरियन प्लानिंग। फिर एक आता है रोलिंग एंड फिक्स प्लान। रोलिंग प्लान एंड फिक्स प्लान, ये भी बहुत चर्चित प्लान रहा है। खासकर ये रोलिंग प्लान जो है ये हमारे देश में 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय ये 2 साल के लिए 78-79 और 79-80 के लिए ये रोलिंग प्लान जो है बहुत चर्चा में आया था। फिर एक होता है फिक्स प्लान और एक होता है रोलिंग प्लान। तो देखिए रोलिंग प्लान में क्या करते हैं,
तीन तरह की योजना एक साथ बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक होता है पर्सपेक्टिव प्लान, यानी लंबे समय तक के लिए योजना, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए योजना। दूसरी होती है इसी रोलिंग प्लान के अंतर्गत, एक होती है 3, 4 या 5 साल की योजना, यानी मिड टर्म प्लान। और तीसरी होती है 1 ईयर प्लान। अब देखिए ये रोलिंग है, मतलब लगातार चलते रहने वाला प्लान है। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई जो लास्ट पॉइंट नहीं होता कि यहीं पे ये प्लान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं इस रोलिंग प्लान में, जो 1 साल की जो हमने योजना बनाई वो तात्कालिक रहती, इमीडिएट, कि इस 1 साल में एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में और इंडस्ट्री के फील्ड में और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के फील्ड में हमें ये लक्ष्य को हासिल करना। 1 साल की योजना, 1 ईयर हो गया। उस 1 साल की योजना को क्या करेंगे, जो हमने 3 साल या 4 साल या 5 साल की योजना बनाई है उसके अकॉर्डिंग उसमें फिट कर देंगे, यानी 5 साल की योजना उसी के अकॉर्डिंग। यानी अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने प्लान बनाया हुआ है तो क्या करेंगे, भाई हम इस साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देना है और उसके लिए इतनी इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए हमें इस तरह से कम्युनिकेशन को डेवलप करना है, इतनी हमें ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है, ऐसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब वो 1 साल के लिए वो तय कर लिया और उसी के आधार पे 3, 4 या 5 साल के लिए तय कर लिया कि 1 साल में अगर इतने 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो 5 साल में हम 5 लाख को भी दे सकते हैं, और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। अब यही चीज 15 साल के लिए तय कर लिया, 15 इयर्स के लिए, कि 5 साल के लिए हम 5 साल में इतने लोगों को रोजगार देंगे और हमारा तरीका ये होगा, हमारे प्लान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये डेवलपमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन के लिए ये डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री लगाने का ये तरीका होगा, इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाएगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। अब ऐसे हर एक सेक्टर में बांट दीजिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और भी जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी में, सबको आप सोचिए और वो सोच करके आप जो है अलग अलग सेक्टर का टाइम बाउंड बना दीजिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, और फिर उसी को अकॉर्डिंग 15 या 20 साल के लिए। तो रोलिंग प्लान में क्या होगा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में जाके कोई नेचुरल डिसास्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई प्लान में कोई गड़बड़ी हो गई, नहीं पूरा कर पा रहे टारगेट, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल के प्लान को तो आप इमीडिएट चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट इन इमीडिएटली। तो 1 साल के प्लान में चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप जो मिड टर्म प्लान है उसमें भी चेंज करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप वो जो 15 ईयर या 20 ईयर का प्लान है उसमें भी चेंज कर सकते हैं। फिर किसी साल में अगर कम हो सकता है और किसी साल आपको लग रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा है, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, नीतियां भी बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रही हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना, फॉरेन सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा, आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं, चेंज करके आप बढ़ा भी सकते हैं। तो रोलिंग प्लान मतलब निरंतर चलते रहने वाली योजना, और उसमें जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसी योजना को हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं। और फिक्स्ड प्लान क्या हो जाती है, फिक्स्ड प्लान का मतलब हुआ एक निश्चित समय तक के लिए योजना, जैसे भारत में 5 साल की योजना, बस 5 साल का तय कर लिया हमने फिक्स प्लान, उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं, है ना, 5 ईयर प्लान आप लोग परिचित है। तो 5 ईयर प्लान के ऊपर भी अपन बात करेंगे बहुत सारी कि कौन से 5 ईयर प्लान में क्या चेंजेस किए गए थे, उनका पर्पस क्या था। तो हमारे यहाँ जो था ये जनरली फिक्स प्लान ही चलता था, जो प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाती थी वो फिक्स प्लान होता था, और नॉर्मली वो 5 ईयर्स के लिए होता था। फिर आता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब क्या हुआ, योजना बनाने का राइट यानी अधिकार जो है वो ऊपर बैठी हुई एक संस्था के पास है। सेंट्रलाइज केंद्रीकृत है, वही एक संस्था है पूरे देश में जो प्लान बनाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज प्लान। और अगर योजना बनाने का काम बांट दिया, अलग अलग स्तरों पर बांट दिया, बोल दिया भाई ग्राम पंचायत स्तर पे भी योजना बनाइए, छोटी छोटी योजनाएं बनाइए आप अपने गांव के लेवल पे, और आपको कितना पैसे की जरूरत है वो बताइए, और सरकार जो है आपको उतना पैसा अवेलेबल कराएगी उन योजनाओं के विकास के लिए। लेकिन वो जो ग्राम पंचायत लेवल पर योजना बना रहे हैं, वो ग्राम पंचायत लेवल पर योजना बनाते समय वहां के मैन, मशीन,
रिसोर्सेज, जो भी चीजें हैं उनका आकलन होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, और फिर योजना बनाइए, सरकार आपकी मदद करेगी। तो जब हर एक स्तर पर योजना बनेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे योजना बनेगा, डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग हैं, कितनी या क्या पॉपुलेशन है उस डिस्ट्रिक्ट की, फिर ये देखिए कि हमारे पास कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, हमारे जिले में जो है हेल्थ की स्थिति क्या है, कितने हॉस्पिटल हैं और कितने और हॉस्पिटल चाहिए हमको, है ना। और देखेंगे हमारे जिले में इंडस्ट्री कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति है, सड़कों की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमको काम करना पड़ता है। तो जब योजना निचले स्तर पर, हर एक स्तर पर बनेगा, अलग अलग स्तरों पर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिसेंट्रलाइज प्लान। और जब योजना एक ही स्तर पर बनेगा, एक ही पूरी देश की एक ही योजना बनेगी, या फिर जो संस्था है वो एक ही जगह योजना बना रही है, केंद्रीय स्तर पर बना रही है, तो क्या बन जाएगा, सेंट्रलाइज प्लान। अब आप लोगों ने प्लान के लगभग सभी टाइप्स देख लिए हैं, योजना के सभी प्रकारों पर आपने नजर डाल दी है। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से प्लान होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब आप किसी भी मेंस में या प्रीलिम्स में जब आप कोई प्रश्न आपके सामने आएगा, तो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको मदद मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग के टाइप्स बता दिए गए हैं। जैसे देखिए प्लानिंग बाय डायरेक्शन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब प्लानिंग बाय डायरेक्शन की बात करेंगे या इंपरेटिव प्लानिंग की बात करेंगे, तो ये जो प्लानिंग होता है ये जनरली सोशलिस्ट सोसाइटी की विशेषता होती है। और वहीं दूसरी तरफ प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट या फिर इंडिकेटिव प्लानिंग की बात करेंगे, तो ये जो होता है ये मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो ओपन इकोनॉमी है या बाजारीकृत अर्थव्यवस्था है, जहां पर पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया जाता है, वहां पर इंडिकेटिव प्लानिंग या प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट को भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। फ्रेंच सिस्टम ऑफ प्लानिंग जो है वो इंडिकेटिव प्लानिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि इंडिकेटिव प्लानिंग किस देश की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता मानी जाती है। तो ये सब बातें बीच बीच में काम की चीजें रहती हैं, कॉन्सेप्ट वो आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेप की जो नीति की विशेषता है वो प्लानिंग बाय डायरेक्शन की है या प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट की है। तो लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेप किसकी विशेषता हो जाएगी, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट की। और नो लेसेस फेयर किसकी विशेषता हो जाएगी, प्लानिंग बाय डायरेक्शन की। लेसेस फेयर मतलब क्या होता है, अहस्तक्षेप, यानी सरकार जब संस्थाओं पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, संस्थाओं को उनके हिसाब से काम करने देगी, केवल इतना कि उन्हें समय समय पर गाइड करेगी, उनको मोटिवेट करेगी, तो इतना केवल अगर सरकार करेगी तो वो हो जाएगा इंडिकेटिव प्लानिंग और द प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। और अगर सरकार ने पूरा नियंत्रित या निर्देशित करने की किया तो वो हो जाएगा प्लानिंग बाय डायरेक्शन। फिर आप बहुत आसान था, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फिजिकल प्लानिंग। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम वित्तीय जो हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको ध्यान में रख करके पूरे देश में योजना बनाते हैं। अब चाहे योजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हो या एम्प्लॉयमेंट का हो या इंडस्ट्री डेवलप करने का हो। फिजिकल प्लानिंग में रिसोर्सेज को ध्यान में रखा जाता है, ठीक। पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और एनुअल प्लानिंग जो होती है वो एक एक साल की योजना होती है। पर्सपेक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम एंड एनुअल प्लानिंग फॉर शॉर्ट टाइम और द 1 ईयर प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग और इंपरेटिव प्लानिंग मैंने बता ही दिया आपको। इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट है और इंपरेटिव प्लानिंग जो है वो प्लानिंग बाय डायरेक्शन है। और अगर देखेंगे आप डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग, तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग में हर एक स्तर यानी हमारे देश के सभी स्तरों पर जो प्लान बनाने के जो संस्थाएं हैं उनको महत्व दिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, पूछा जाता है, तो हो गया डेमोक्रेटिक प्लानिंग। और अगर योजना बनाने का काम केवल एक ही संस्था के हाथ में केंद्रित हो गया तो हो गया टोटलिटेरियन प्लानिंग। रोलिंग एंड द फिक्स प्लान, रोलिंग प्लान में वही 3 चीज याद रखिए कि पहली चीज ये कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है यानी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाता है। दूसरा मिड टर्म प्लान बनाया जाता है यानी 3, 4, 5 साल की
की योजना बनाई जाती है। और तीसरी बात 1 ईयर प्लान बनाया जाता है, यानी 1 साल की योजना बनाई जाती है, और वो 1 साल की योजना को 3, 4 या 5 साल की योजना के साथ मैच करते हैं, और वो 3, 4 या 5 साल की योजना को लॉन्ग टर्म प्लान या पर्सपेक्टिव प्लान के साथ मैच करते हैं। इसमें कोई फिक्स टाइम हम निर्धारित नहीं करते हैं, और समय और परिस्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, रोलिंग प्लान। और अगर हमने योजना का समय निर्धारित कर दिया 5 साल की योजना, तो 5 ही साल के लिए है वो, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो क्या बन गया वो, फिक्स प्लान। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब एक ही जगह सारी योजना बनाई जा रही, तो क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी योजना बनाने का काम हर एक स्तर पर संस्था में, अगर देश है तो देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ योजनाएं बन रही हैं, कुछ राज्य स्तर पर कुछ जिम्मेदारी दे दी गई, कुछ जिले स्तर पर जिम्मेदारी दे दी गई, कुछ पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी दी गई, यानी हर एक स्तर पर तय कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में आपको योजना बनाना है, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो इस तरह से योजना के विभिन्न प्रकार समय परिस्थिति के अनुरूप तय किए जाते हैं। जहां पर जिस तरह की योजना की जरूरत होती है उस तरह की योजना को अपनाया जाता है। भारत में सामान्यतः 1991 से पहले जो है प्लानिंग बाय डायरेक्शन को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन समय में बदलाव आया और बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कुछ समय के लिए रोलिंग प्लान को अपनाया गया, कुछ समय के लिए डेमोक्रेटिक प्लान को अधिक महत्व दिया जाने लगा कि भाई पंचायती राज व्यवस्था आ गया तो थोड़ा उनको भी मौका दिया जाए, पंचायतों को मौका दिया जाए, तो थोड़ा डेमोक्रेटिक प्लानिंग को भी महत्व दिया गया। फिर इकोनॉमी में बदलाव आया, जैसे निजी संस्थाएं बढ़ी, निजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़े, तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर ये जो एक प्लानिंग था हमारा, जो जिसको हमने प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट या इंडिकेटिव प्लानिंग, तो उसको भी महत्व दिया जाने लगा। तो एक जैसी परिस्थिति जो है रहती नहीं है, परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है, और उसी के अनुरूप जो है प्लानिंग के अलग अलग तरीकों को अपनाया जाता है। धन्यवाद।